जिसमें हमारा चैप्टर है दो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बेसिक जानकारी पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर नंबर 3 में हमारे न्यू सिलेबस में हमें क्या क्या करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले इस पर हम चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में और सीखते रहिए। हमारे चैनल का नाम है मैथ बाय फरमान सर। इससे पहले हम आपको 2 चैप्टर करा चुके हैं और अब हम तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं। किसी कारण से ये वीडियो थोड़ी आने में देर हो गई, वरना डेली आपके पास वीडियो आया करेंगी। तो सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर के बारे में कि चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स बहुपद वाले चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने एक बहुपद और दो बहुपद और बहुपद की जानकारी ली थी। लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो यहाँ दो चर होंगे और रैखिक समीकरण और समीकरण होंगे। युग्म का मतलब यहाँ जोड़ा होता है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो इसकी बेसिक जानकारी पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँचें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे कक्षा 10th के पेपर एग्ज़ाम देंगे और इनके पास मैथ है, उस वहाँ तक आप हमारी वीडियो को पहुँचाइए। और स्कीम भी आ चुकी है यूपी बोर्ड की, 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। स्कीम भी आ चुकी है। मैं आपको स्कीम ज़रूर दिखा दूँगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन। क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ के बारे में अगर पता नहीं हो सही से कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना, तो जब तक हम उस पर सही फैसला नहीं ले पाते। ये मैंने पहले से आपको नोट करके लिख लिया है। देखिए, हमारे पास समीकरण है युग्म समीकरण। युग्म का मतलब मैंने आपको बताया जोड़ा। ये मैंने पहले से इसलिए लिख लिया ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बने और बहुत शॉर्ट बने और आपका बेसिक भी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक समीकरण है 5x - 2y = 7 है और ये हमारा समीकरण है। इसमें हमारी चर राशियाँ क्या होती हैं जो आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ चर राशियाँ जो होंगी हमारी x और y होंगी, x और y होंगी। तो यहाँ जहाँ x और y क्या होती है हमारी चर, और ये कितने चर हैं, 1 2, ये दो चर होते हैं। कितने होते हैं, दो चर, जिनकी घात क्या है, इसकी x की भी घात 1 है, कोई घात नहीं होती, 1 मानी जाती है, इसकी भी घात 1 है। तो घात 1 वाला जो समीकरण कहलाता है वो रैखिक कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक। और ये क्या हमारा समीकरण। और फिर बात आती है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो एक और समीकरण मैंने यहाँ बना लिया, तो अब ये इसका जोड़ा हो गया। तो ये दो चर में, ये भी दो चर में है और ये भी दो चर में है, दोनों ही दो चर में है और दोनों की ही चर राशियाँ x और y हैं और दोनों पर ही घात कितनी है, 1 है। इसलिए इसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण और युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, ये रैखिक समीकरण आपका युग्म हो गया। अब इस रैखिक समीकरण युग्म की, जब जाहिर सी बात है दो समीकरण, कक्षा 9th में हमने एक समीकरण पढ़ा था, उसको हल करने की विधियाँ पढ़ी थी हमने, तो उसमें ग्राफी विधि भी होती है। तो ठीक इसी तरीके से इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इन दो रैखिक समीकरण युग्म जो हैं दो चर वाले, एक x और एक y, यहाँ दो चर हैं और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों के बारे में जानेंगे। जो रैखिक समीकरण के हल करने की विधियाँ होती हैं वो होती है हमारी पहली ग्राफीय विधि होती है, जिसको हम 3.1 में करेंगे। दूसरी विधि होती है प्रतिस्थापन विधि होती है, जो हम 3.2 में करेंगे। और तीसरी विधि होती है हमारी विलोपन विधि, जिसको हम 3.3 एक्सरसाइज में करेंगे। ये तीनों ही एक्सरसाइज में हमारी ये तीनों विधियाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, जो हमारे इस बार न्यू सिलेबस में आई हुई हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक समीकरण ये, दूसरा ये, इसलिए हमने इसको दो बोला। चर यहाँ पर x और y हैं, दो, ठीक है, दो चर हैं x और y दोनों समीकरण में है। ठीक है, रैखिक क्यों कहा, क्योंकि इस पर एक एक घात लगी हुई है, तो इसलिए रैखिक कहा गया। युग्म क्यों कहा गया, युग्म इसलिए कहा गया कि ये युग्म बोलते हैं जोड़े को। युग्म किसे बोलते हैं, जोड़े को, इसलिए इसे युग्म कहा गया। तो दो समीकरण होंगे तभी इसको युग्म बोला जाएगा, वरना नहीं बोला जाएगा।
तो इनको विधियों, इन दोनों रेखिक समीकरण को, दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की विधि जो होती है वो कितनी विधि होती है? 3 विधियाँ। पहली विधि ग्राफी विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विलोपन विधि। ग्राफी विधि को हम 3.1 में करेंगे एक्सरसाइज में, और प्रतिस्थापन विधि को 3.2 में, और विलोपन विधि को 3.3 में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए आप ये देख लीजिए ढंग से कि आप इस ये हमारा व्यापक समीकरण होता है, दो चर वाला सामान्य व्यापक समीकरण क्या होता है हमारा? ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। ये हमारा सामान्य व्यापक समीकरण होता है जिसको आपको याद रखना है। याद क्यों रखना है? याद आपको इसलिए रखना है क्योंकि जब आपको समीकरण दिए होंगे वहाँ से आप a और b और c के मान आराम से निकाल सकें। तो हमारा इस समीकरण होता है व्यापक समीकरण। क्या होता है? व्यापक समीकरण होता है। और अगर मान लें हमारे पास समीकरण जिस तरीके हमारे ये समीकरण था 5x माइनस का 2y और बराबर का 7, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। तो ये समीकरण नंबर 1 है। तो हमारा जो व्यापक समीकरण है ax प्लस by प्लस c, तो इसको हम सब में एक एक मान लेंगे, a1x प्लस का b1y और प्लस का c बराबर 0। ये ध्यान रखना आपको c इधर ही लेना है, ठीक है। तो c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ से मान निकाल लेंगे हम। देखो x है तो x है तो a1 कितना हो गया? 5, यानी x का गुणांक कितना है? 5। यहाँ x का गुणांक कितना है? a1, तो a1 का मान कितना हो गया? यानी दोनों ही x के गुणांक लेने हैं, तो a1 बराबर हमारा कितना हो गया? 5। ठीक, इसी तरीके b1 की अगर बात करें तो y का गुणांक कितना है? 2, उधर y का गुणांक b1, तो b1 का मान कितना हो गया? b1 बराबर, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जो माइनस जो आएगा, माइनस प्लस जो आएगा वही मान लिएगा, तो माइनस का 2। यहाँ अगर c1 की बात करें तो c1 बराबर के इस तरफ है, c1 बराबर के इस तरफ है। लेकिन यहाँ जो अचर राशि है, ये अचर राशि होती है हमारी c, ये हमारी चर राशि होती है और ये अचर राशि हमारी c होती है। तो ये हमारी अचर राशि है, तो c का मान जो होगा वो 7 को उठा के बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो c1 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 7। इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा हमारा समीकरण है 2x प्लस का 6y और बराबर का 2। तो पहले 2 को आपको इधर ले आना ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 2x प्लस का 6y और 2 उठा के जब इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इधर बराबर 0 आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। अब यहाँ से तुलना कर रहे हैं दूसरा। अब दूसरा समीकरण लिया हमने, तो a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 बराबर 0। तो यहाँ से मान निकाल लेंगे। a2 बराबर 2 हो गया और b2 बराबर आपका 6 हो गया और c2 बराबर आपका माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम मान निकाल लेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया आपका? तो इस सामान्य व्यापक समीकरण आपको याद रखना है कि दो चर वाला सामान्य व्यापक समीकरण क्या होता है? वो होता है ax प्लस का by और प्लस का c बराबर 0। एक समीकरण है तो आपको सिंपल इस तरीके से लिख देना है। अगर हमारे पास दो समीकरण आ गए तो आपको a1 मान लेना है, पहले समीकरण वाले को 1 मान लेना, और दूसरे वाले सामान्य व्यापक समीकरण को 2 सफिक्स में नाम दे देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद जैसे मैंने आपको ये बताया, जैसे ये पहला समीकरण है तो आपने 1 मान लिया और इसका सामान्य रूप होता है, और दूसरा समीकरण है तो इसको 2 नाम से दे दिया। यहाँ जो हमें मान निकालने हैं दोनों समीकरणों को, तो दोनों समीकरणों को हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं बताई मैंने आपको? 3 विधियाँ, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी ग्राफी विधि के बारे में। ठीक, तो इन समीकरण को, दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की जो विधि होती है उसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं। कितनी कंडीशन हो सकती हैं? 3। पहली कंडीशन, केवल एक हल होगा इनका। एक हल का मतलब है अद्वितीय हल, यानी इस जैसा कोई हल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन होती है कोई हल नहीं होगा। यहाँ जो a और b का जो मान जो होगा, इसको हम लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। a और b का मान अगर 0 के बराबर ही होगा तो हमारी ये राशि हम मान किसका निकालेंगे? तो अगर ये 0 हो गया, y भी 0 हो गया, y का गुणा इसमें करें तो ये भी 0, ये भी 0, तो हमारा समीकरण ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए a और b का मान क्या नहीं होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए।
तो पहला समीकरण देंगे तो इसको इस तरीके से नाम दे देंगे और दूसरा समीकरण लेंगे तो इसको इस तरीके से नाम दे देंगे। तो इन समीकरण को हल करते वक्त इनकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। वो 3 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन आपको बताई, केवल एक ही हल होगा, यानी इसका अद्वितीय हल होगा, इसको हम इस तरीके कह सकते हैं। दूसरा होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इसके इतने हल होंगे कि हम इसको गिन नहीं सकते। तीसरा होगा कोई हल ही नहीं होगा। तो ये कंडीशन कब होगा, लागू होगी, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इस दिए गए समीकरण युग्म का, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक ही हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या इसका कोई हल नहीं है। तो इस तरीके इसको हम कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए बच्चों देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये मैंने पहले से इसको ड्रॉ करके रख लिया है, खींच के रख लिया है। तो आप जानते हैं, आपने पहले भी समझा चुके हैं और आप जानते भी होंगे कि अगर हमारी सीधी समांतर लाइन जो होती है वो हमारी बाई अक्ष की होती है। ये हमारी समांतर है, यानी लंबवत है। कैसी है? सॉरी, लंबवत है। तो ये लंबवत जो लाइन जाती है वो हमारी बाई अक्ष होती है, और जो क्षैतिज जो होती है वो हमारी एक्स अक्ष होती है। इसी तरीके से मैंने 3 ये खींच ली, क्योंकि हमारी 3 कंडीशन होंगी और तीनों कंडीशन मैंने इस तरीके से इसको, क्योंकि कोई किसी भी समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो मान होंगे वो 3 कंडीशन में होंगे। वो तीनों कंडीशन ये रही, इसलिए मैं 3 इसको मैंने यहाँ खींच लिया है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि ये तीनों कंडीशन कब लागू होंगी और कैसे लागू होंगी। देखिए पहला ये है, पहला हमारा ये ग्राफ पर हम बनाएंगे, ग्राफ पर अच्छी तरह समझ में आता है, लेकिन ग्राफ वाली कॉपी है, लेकिन मैं आपको यहाँ बेसिक बता रहा हूँ, आप बड़े अच्छे से समझना। बेसिक में से ही ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये हर साल आते ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि छूट जाए, हर साल आते ही आते हैं। इसलिए आपको याद रखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अब ये अच्छी तरीके से आपको फिर ना याद रखना है। तो देखिए ये कंडीशन कैसे लागू होती हैं। मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची यहाँ पर, और ये लाइन जो है इस बाई अक्ष को भी काट रही है और एक्स अक्ष को भी काट रही है, ठीक। और एक दूसरी ही लाइन मैंने यहाँ से खींच दी है, ये लाइन खींच दी। तो ये हमारा पहला समीकरण है। पहले समीकरण की रेखा ये है, एक पहली रेखा, और दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण की रेखा ये है। पहला समीकरण हमारा ये, तो इसकी रेखा ये है, और दूसरे समीकरण ये इसकी रेखा है। और देखो ये दोनों जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो संतुष्ट करेंगे, यानी किसी ना किसी बिंदु पर संतुष्ट करेंगे। यानी पहला समीकरण जो है हमारा, ये समीकरण जो है यहाँ x और y के मान अगर हम रख दें ये 0 के बराबर आए, यानी इसको संतुष्ट करें, ये पूरा मान, यानी इसका मतलब क्या, ये पूरी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी? 0 की। यानी x का मान, जो हमारी चर राशियाँ होंगी निकलेंगी, x और y के मान अगर हम इस समीकरण में रख दें, पहले वाले समीकरण में, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो जो x का मान कहाँ मिलेगा, कौन सा मान होना चाहिए x और y का? तो ये कहाँ पर ऐसे मान रखें जो इस समीकरण को संतुष्ट कराए? तो ये देखो ये इस बिंदु पर संतुष्ट कराएगा, यहाँ पर। तो जो इस प्रकार की रेखाएं जो होती हैं, जो एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, देखो ये काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अगर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अगर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो दिए गए समीकरण का सिर्फ एक ही हल होगा। क्या होगा? तो दिए गए समीकरण का सिर्फ एक ही हल होगा, केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल होगा। अगर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद हैं तो दिए गए समीकरण का केवल एक ही हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे समीकरण का केवल एक ही हल है
तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन आपको किसी न किसी तरीके से घुमा के पूछ लिया जाएगा। अगर वो प्रतिच्छेद रेखाएं दे रहा है तो कहेगा कि बताइए समीकरण के कितने हल होंगे, तो हम कहेंगे केवल एक ही हल होगा या अद्वितीय हल होगा। अगर वो आपसे कह रहा है कि बताइए किसी दिए गए समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है, तो इसकी रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी, तो आप कहेंगे प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये आपको किसी न किसी कंडीशन में आपको पूछ सकता है, आप बस आपको याद रखना है इसको, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए पहला समीकरण है और इस पहले समीकरण की लाइन रेखा जो है इस तरीके से होके जा रही है, ये जा रही है, ये हमारा पहला समीकरण है, इस पहले समीकरण की रेखा है। ठीक इसी तरीके दूसरे समीकरण की रेखा भी इसी तरीके से जा रही है, वो जो है इसके ऊपर से जा रही है। कहाँ जा रही है, इसके ऊपर से ही, इसके ऊपर से ही जा रही है। मैंने रेड पेन से कर दिया ताकि आपको दिखाई दे, दिखाई नहीं देगा तो जाहिर तो होगा। तो इस तरीके से जा रही है। तो पहली रेखा और दूसरी रेखा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हो तो इस प्रकार की रेखा को बोलते हैं हम संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उस रेखाओं को हम बोलते हैं संपाती। तो इस कंडीशन में जो हमारे दिए गए समीकरण दो चर वाले रेखिक समीकरण के जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको इसी बात को इस तरीके से ही पूछ सकता है कि अगर दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो उन समीकरण की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं उनकी रेखाएं कैसी होंगी, तो वो आपकी कैसी होंगी, संपाती होंगी। किस तरीके से होंगी, संपाती होंगी। ठीक, अगर हमारी रेखाएं, इसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, अगला है अगर हमारी रेखाएं, अगर हमारा पहला समीकरण है, अगर वो रेखा है, अगर हमने पहले समीकरण की रेखा इस तरीके से जा रही है और दूसरे वाले समीकरण की रेखा भी ठीक इस तरीके से जा रही है, तो ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। अगर दोनों इसी तरीके से जा रही हैं तो ये एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, समांतर। ये एक दूसरे कैसे हैं, समांतर, क्योंकि आमने सामने तो समांतर रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब ये समांतर रेखा है तो इस कंडीशन में दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक, इस कंडीशन में दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको पता कर लेना कि दिए गए समीकरण को हल करने की तीन कंडीशन हो सकती हैं। वो पहली कंडीशन ये है कि दिए गए समीकरण केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, तब रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तब रेखाएं हमारी संपाती होंगी। जब कोई हल नहीं होगा दिए गए समीकरण का तो इस तरह रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके ये भी पूछ सकता है जब कोई समीकरण का कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, तो प्रतिच्छेद होंगी। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। संपाती, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ संपाती। अगर कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अनेक हल हैं तो आपको किसी भी कंडीशन में चाहे रेखाओं से आपको ये पूछ सकता है और इसके ज़रिए से आपको ये भी पूछ सकता है, विकल्प में कुछ भी पूछ सकता है घुमा फिरा कर, लेकिन आपको अच्छी तरीके से अगर याद है तो आपको याद रखना है। ठीक, बात समझ में आ रही है। इसके बाद इसके बाद हम देखते हैं, देखिए अगला मैं आपको यही बताऊं, फिर आपको एक चार्ट के जरिए किसी अच्छी तरीके से आपको मैं बता दूंगा, आप अच्छी तरीके उसको देख लेना ताकि आपको एक ही बार में सब कुछ सारे उसके पार्ट लिखे होंगे। अगली बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे जो अचर, जो हमारे x के गुणांक चर राशि हैं जो है उसके गुणांक जो हैं a1, इन्हीं पहले वाले समीकरण का a1 a2 b1 बट्टे b2, अगर ये दोनों ही मान अगर आपस में बराबर नहीं है, अगर दोनों ही मान अगर आपस में
ये बराबर नहीं है, तब ये समीकरण जो होंगे हमारे संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत। ठीक है। जब दिए गए समीकरण युग्म जो होगा, दिए गए समीकरण युग्म कैसे होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत। ठीक है। और संगत होने के साथ साथ इस दिए गए समीकरण का आपको बताई दी रेखाएं संगत भी होगा और प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। और क्या बताया था? और इस दिए गए समीकरण के केवल एक ही हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना। अगर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद है तो 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। 3 कंडीशन होती हैं इसकी, और इन तीनों की भी आपको किसी तरीके से पूछ सकता है। अगर हमारा पहला समीकरण और पहले समीकरण के जो एक्स और वाई के दो चर वाले गुणांक की भिन्न a1 a2 b1/b2 ये अगर बराबर नहीं है तो जो दिए गए समीकरण जो होगा वो कैसा होगा? हमारा संगत होगा। ठीक है। कैसा होगा? संगत। इस वाले समीकरण देख लीजिए। अगर a1/a2 और b1/b2, a1/a2 और b1/b2। ठीक है। और ये वाला भी a1/a2 होगा। a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक। a1/a2 b1/b2 ये भी बराबर, ये भी बराबर, दोनों ही बराबर। अब कैसे मालूम पड़े? ये भी संपाती है। a1/a2 b1/b2 बराबर संपाती है। और ये भी समांतर है। तो इसके लिए क्या होगा? समांतर के लिए जो हमारी तीसरी कंडीशन होगी, इसमें c1/c2 बराबर नहीं होगा। c1/c2 कैसे नहीं होगा? बराबर नहीं होगा। और इसमें ये तीनों ही बराबर होंगे। c1/c2 बराबर होगा, इसमें ये तीनों कोई बराबर नहीं होगा। ठीक है। जब ये तीनों बराबर हों तो हमारा दिया गया समीकरण युग्म जो होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत। ठीक है। और अगर ये दो बराबर है और तीसरा हमारी अचर राशि बराबर नहीं है तो दिए गए समीकरण युग्म जो होगा वो असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारा चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसके हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म होते हैं, पहला समीकरण अगर मैं ये मान लूँ अकेला सिर्फ ये, तो हमारा जी दो चर में एक समीकरण है। ठीक है। दो चर में एक समीकरण है, यहाँ केवल एक है। युग्म का मतलब है जोड़ा। इसी टाइप का दो चर में एक और समीकरण हो तब ये जोड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जोड़ा। अब इसको जोड़ों को हल करने की आपके सिलेबस में 3 विधियाँ हैं। अभी 4 विधियाँ होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही विधियाँ दी हैं। एक ग्राफीय विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन विधि, जिसको हम ग्राफी विधि को 3.1 एक्सरसाइज में कवर करेंगे, 3.2 में प्रतिस्थापन विधि को, 3.3 में विलोपन विधि को। फिर आपको याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप आपको ये होता है, अगर आप एक समीकरण की बात कर रहे हैं, अगर आप दो समीकरण की बात कर रहे हैं तो इसको हम पहले समीकरण को 1 1 के नाम से देंगे और दूसरे समीकरण को हम 2 2 के नाम से दे देंगे। और जहाँ मैंने आपको बताया ए और बी कैसे नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाता है तो हमारा समीकरण ही खत्म हो जाएगा। अब इसको हल करते वक्त इसकी 3 कंडीशन आती हैं। वो 3 कंडीशन कौन सी होती हैं? केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होंगे, दूसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तीसरा कोई हल नहीं होगा। यानी समीकरण हल करने के में 3 कंडीशन आ सकती हैं कोई भी। अब ये 3 कंडीशन कैसे पहचानेंगे कि केवल एक हल कब होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, कोई हल नहीं होगा? जब हम इसके एक्स और वाई के मान निकालेंगे तब वहाँ के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ समझा दूँ कब होता है, कैसे होता है। तो देखिए, मैंने आपको एक या आपको रेखाएं खींच एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर समझाया मैंने, रेखाएं खींचकर समीकरण की। अगर रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद जब भी रेखाएं करती हैं एक दूसरे को काटती हैं तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हैं तब हमारे दिए गए समीकरण जो के हल जो होंगे केवल एक ही हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, जैसे कोई हल नहीं होगा। अगर हमारी रेखाएं संपाती होती हैं, यानी एक रेखा पर दूसरी रेखा आती है, तो इसको हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती। इस कंडीशन में जो हमारे समीकरण के जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन आपको ये बताई थी कि अगर हमारे समीकरण जो है
समीकरण की जो रेखाएं हैं वो समांतर हों, एक दूसरे के सामने हो, तो इस प्रकार की रेखा को समांतर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक। फिर अगली बात मैंने आपको और बताई थी, तीसरी बात, कि अगर हमारे a1/a2 जो हमारे चर राशियों के जो गुणांक हैं a1/a2 और b1/b2 अगर इनके भिन्नात्मक मान अगर बराबर नहीं आते हैं तो हमारा दिया गया जो समीकरण जो होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। अगर इनके तीनों के मान अगर बराबर आते हैं, x के गुणांक का भी, y के गुणांक का भी और हमारी अचर राशि के गुणांक के भी भिन्नात्मक मान कैसे आते हैं, बराबर आते हैं, तब भी हमारा दिए गए समीकरण कैसा होगा, संगत ही होगा। ठीक। अगर हमारे समीकरण के दो मान अगर बराबर आते हैं, तीसरे चर राशि के जो भिन्नात्मक मान समान नहीं आता, तो इस कंडीशन में हमारे जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। तो बेसिक जानकारी में सिर्फ इतना ही है। आप अच्छी तरीके से अगर इसको समझ लेंगे तो आप बेहतर तरीके से, आप अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ली जाएगा तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक। इसी के साथ मैं आपको इसको एक जगह पर बना के दे रहा हूँ जो बिल्कुल सब एक साथ में ही है। बिल्कुल ये रहा, तीसरे चैप्टर का है। ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म में, जहाँ इसका व्यापक रूप ये दे दिया मैंने, ax + by बराबर c, जहाँ a b c क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं और दो चरों में x और y एक रैखिक समीकरण होता है। ठीक है। तो अगर दो समीकरण युग्म में, युग्म का मतलब दो समीकरण लेना पड़ेंगे आपको, तो पहले वाले को मैंने बताया आपको 1 1 मान लेना है, दूसरे वाले को आपको 2 2 मान लेना है। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये बताई मैंने आपको कि अगर हमारे x और y के गुणांक जो हैं इनके भिन्नात्मक वैल्यू अगर समान नहीं है तो हम कहेंगे इसमें कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा और दिए गए समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ये तीन कंडीशन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। आपको पेपर में, एग्जाम में आपको ये दे सकता है, तो इस कंडीशन में आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी कि समांतर होंगी कि समपाती होंगी। तो आप अगर ये कंडीशन आ रही है तो आप कहेंगे प्रतिच्छेद करेंगी इस पट्टी। अगर और फिर ये भी पूछ सकता है दिए गए समीकरण कितने हल होंगे, तो आप कहेंगे इस दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होगा। ये समीकरण कैसा हुआ, तो आप कहेंगे दिए गए समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है। आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर दिए गए समीकरण युग्म संगत है तो इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, आपको चुन लेना है। तो आपको हर तरीके से उसको याद रख लेना है। दूसरी कंडीशन ये है, यदि अगर तीनों के ही मान अगर बराबर आ रहे हैं तो रेखाएं हमारे समपाती होंगी, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और दिए गए समीकरण युग्म संगत होगा। तीसरी कंडीशन है, अगर दोनों के भिन्नात्मक मान बराबर हैं, अगर तीसरा नहीं है अचर राशि वाला, तो रेखाएं समांतर होंगी, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और दिए गए समीकरण युग्म कैसा हुआ, असंगत होगा। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है ताकि आप अच्छे से इसको कर सकें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छी से तरीके याद हो जाए। इसको आपको याद भी करना है, ऐसे नहीं है आपको केवल लिख के छोड़ देना है और समझना है केवल, नहीं, आपको इसको याद रखना है। जब आपको याद होगा तब आप इसको एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे इसको शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।